हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि इसके पहले हमने पढ़े द्विबीजपत्री पौधों में फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन होता है। एक सेल से नर युग्मक मिलता है तो द्विगुणित सेल का निर्माण होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या जो है वो द्विगुणित होती है। और दूसरा जो त्रिसंलयन होता है, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित ध्रुवी न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट्स मिलकर एक त्रिगुणित सेल का निर्माण कर देता है, जो बाद में आगे चलकर विकसित होकर भ्रूणपोष का निर्माण कर देता है। द्विगुणित सेल जो है वो भ्रूण का और त्रिगुणित सेल जो है वो भ्रूणपोष का निर्माण करता है। भ्रूण से आगे चलकर जब सेल डिवाइड होता है तब इससे जड़ तना का जो संरचना होता है, प्ररोह तंत्र और जड़ कहाँ से बनेंगे, ये कोशिका के डिफ्रेंशिएट होने के पश्चात बनता है। जब ये पूरी संरचना बन जाती है तो इसका जो अध्यावरण होता है, बीजांड का जो अध्यावरण होता है, वो बीज का आवरण बना लेता है। जो भ्रूण होता है उसमें दो बीजपत्र होते हैं, प्ररोह तंत्र का भाग होता है, जड़ तंत्र का भाग होता है, और बीजपत्र होता है भ्रूणपोष होता है, जो इसको पोषण प्रदान करने का काम करता है। और अध्यावरण इसमें चोल के रूप में काम करता है, कवर के रूप में काम करता है। इस प्रकार ये पूरी संरचना जो है वो एक बीज, एक सीड बन जाती है। तो आवृत बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है? बीज होता है। बीज को प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में हम वर्णित कर सकते हैं, जैसे निषेचन के पश्चात ही इसका निर्माण होता है। और आवृत बीज हैं चूँकि ये, इसलिए बीज के ऊपर आवरण का होना आवश्यक है, और ये बीज जो है वो फल के अंदर होते हैं। अनावृत बीजियों में जो बीज का निर्माण होता है, ना तो उसके चारों ओर आवरण होता है, ना ही ये फल के संरचना के अंदर होते हैं। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज का आवरण जो इंटेग्यूमेंट से बना होता है, दो बीजपत्र अगर द्विबीजपत्री हैं तो, अगर एक बीजपत्री है तो एक बीजपत्र, और एक भ्रूण अक्ष स्थित होता है। भ्रूण का बीजपत्र एक सरल संरचना होता है। प्रायः आरक्षित आहार भंडारण के कारण ये फूला हुआ और स्थूल होता है। इसमें जो भोज्य पदार्थ है, चूँकि कई बीज जो है वो प्रसुप्तावस्था में कई साल तक या कुछ महीनों तक या कुछ दिनों तक रहते हैं, और जब बीज का अंकुरन होता है तब इसको पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें भोजन का भंडारण होता है, इसलिए ये फूला हुआ और स्थूल होता है। इसको हम लेग्यूम्स के रूप में देख सकते हैं। एक परिपक्व बीज को अगर हम देखें तो इसमें एल्बुमिनस अथवा या तो ये गैर एल्बुमिनस हो सकता है या एल्बुमिनस हो सकता है। गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता। अवशिष्ट मतलब भ्रूणपोष का पहले पोषण के लिए उपयोग में ले आएगा, लेकिन कुछ भाग जो है वो शेष रहता है, क्योंकि भ्रूण के विकास के दरमियान ये पूरी तरह उपयोग कर लिया जाता है। जैसे कि मटर है, मूंगफली है, इसमें भ्रूणपोष का कोई भी अवशेष हमको नहीं मिलता है। एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रहता है, क्योंकि इसका पूरा भाग भ्रूण के विकास के समय उपयोग नहीं किया जाता। जैसे गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, अरंडी है, सूर्यमुखी है, इन सब में। कभी कभी कुछ बीज जैसे कि काली मिर्च और चुकंदर में बीजांड काय भी शेष रह जाता है। अवशिष्ट बीजांड काय परिभ्रूण पोष होता है। बीजांड का अध्यावरण बीज के ऊपर एक सख्त संरचनात्मक आवरण बन जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक कवच बना लेता है जो कि बीज का कवर होता है। जैसे द्विबीजपत्री में इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। एक बीजपत्री में जैसे धान का छिलका होता है, गेहूं का छिलका होता है ना, और आम वगैरह का जो गुठली होता है उसका बाहर का जो कवर होता है, ये एक सुरक्षात्मक आवरण बन जाता है। बीज के आवरण में बीजांडदार एक छोटे छिद्र के रूप में शेष रह जाता है। जैसे अगर आप लोग चना को भिगाते हो तो चना में एक जो नुकीला सा भाग होता है, भीगने के बाद ये छिद्र आसानी से दिखता है, और इसके अंदर से पानी जो है वो चने के अंदर प्रवेश करता है। तो ये जो है वो बीजांडदार का छिद्र है। बीज अंकुरन के समय यह ऑक्सीजन और जल के प्रवेश को सुगम बनाता है। जैसे जैसे बीज परिपक्व होते जाता है, इसके अंदर के जो सेल हैं उसका जीव द्रव्य का जल की मात्रा घटने लगता है, जिससे बीज अपेक्षाकृत शुष्क होने लगता है। ये डेड नहीं होता है, याद रखना। पानी जो है वो कम होता है तो प्रत्येक बीज जो है वो शुष्क अवस्था में चले जाता है,
लेकिन इसकी सेल कभी भी डेड नहीं होती। तो जब पानी की मात्रा जीव द्रव्य में कम हो जाती है तो इसकी चयापचयी क्रियाएं भी धीमी पड़ जाती है और ये जो भ्रूण है वो निष्क्रिय दशा में प्रवेश कर जाता है, जिसे बीज का प्रसुप्ति काल कहते हैं। और अगर उसको अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती है, जैसे पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान, तब ये अंकुरित हो जाते हैं और एक नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। कुछ बीज जैसे जायफल, शरीफा, लीची, इसमें बीजांडवृत्त एक अतिवृद्धि भी होती है जो बीजांड के चारों ओर वृद्धि करती है और लगभग पूरे बीज को ढक लेती है। इस प्रकार की अतिवृद्धि को बीज चोल या एरिल कहा जाता है। जायफल का जो गदाधारी और लीची का गुदा जो होता है वो बीज चोल ही है। एरिफ फल भित्ति के अंदर होता है और मांसल होने के कारण खाने में काम आता है। जंगली जलेबी नामक पौधा है, इसमें भी खाने वाला अंश बीज चोल ही होता है। अरंडी के बीज में बीजांड द्वार पर एक छोटी सी अतिवृद्धि हो जाती है जिसे कि बीज चोल कहते हैं। बीज के एक और एक चिन्ह होता है कुछ पौधों में, इस चिन्ह को नाभिका कहते हैं। और ये जो नाभिका है वहाँ ये जो है बीज या बीजांड से जुड़ा रहता है। जैसे चने में हमने देखा वो जो छोटा सा छिद्र होता है, जब ये बीजांड के अंदर होता है तो प्लेजेंटा के द्वारा बीजांड के दीवार से लगा रहता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ बीज की संरचना दी हुई है और यहाँ पर दो बीज पत्र दिया हुआ है। यहाँ पर बीजांड द्वार हालांकि इंडिकेट किया गया है लेकिन दिख नहीं रहा है। ये वाला जो भाग है आई थिंक कि बीजांड द्वार होगा। और यहाँ पर एक बीज आवरण, बीज के बाहर का भ्रूणपोष और अंदर बीज पत्र का दिखाया गया है। यहाँ बीज पत्राधार, मूलक्ष, मूलाग्र, प्ररोह, शीर्षस्थ संरचना को दिखाया गया है। और ये जो है वो एक बीजपत्री बीज की संरचना, सबसे बाहर बीज आवरण, बीज पत्र, प्ररोह, शीर्षस्थ, विभाज्य, और ये जो है वो बीज पत्राधार, मूलाधार, मूलाग्र यानी जड़, और ये भ्रूणपोष थोड़ा सा बच गया है इसका अंश भ्रूणपोष का, है ना। ये जो है एक मक्का के बीज के काट का चित्र दिया हुआ है। सबसे बाहर जो कड़ा आवरण, मक्का का बीज को देखे होंगे, सूखा हुआ मक्का का बीज या भुट्टा आजकल तो बहुत आ रहा, आप लोग खाते भी होंगे, देखना कभी गौर करना। बाहर का चमकीला जो आवरण होता है फल भित्ति बनाता है, उसके अंदर एक मोटा सा आवरण होता है और ऊपर का जो बीज से अगर उसको काटोगे तो ऊपर का भाग जो है वो कड़ा कड़ा रहेगा, ये भ्रूणपोष होता है। नीचे का भाग थोड़ा सा सफ़ेद और नरम होता है जिसमें मूलांकुर और प्रांकुर होता है। मूलांकुर को मूलांकुर चोल ढका हुआ रहता है और मूलांकुर को मूलांकुर चोल ढका रहता है और प्रांकुर वाला भाग ऊपर होता है जिसको प्रांकुर चोल ढका रहता है। और जो नरम सा भाग सफ़ेद सफ़ेद सा इसमें होता है ये स्कूटेलम होता है जो इसको पोषण प्रदान करता है। तो बीज के लाभ क्या हैं? आवृत बीजों के लिए बीज बहुत लाभदायक है, बल्कि आवृत बीजी हो या अनावृत बीजी हो, बीज तो है जो है वो एक वंशावली को बढ़ाने का पौधों के काम आता है। तो ये पौधों के लिए तो लाभदायक है ही। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका क्या कहना चाहिए कि स्थानांतरण होता है, जिससे फैलने में, पौधों को अपना फैलाव करने में मदद मिलता है। पुष्पी पौधों में परागन और निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया जो है वो यहाँ पर दो परागन और उसमें हो रहा है, परागन हो रहा है, निषेचन हो रहा है, तो दो भिन्न गुणों को मिलने का मौका मिलता है जिससे स्वस्थ पौधे होने की संभावना रहती है ना। और परागन के द्वारा भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक परागकण जा रहे हैं तो पौधों को अपना फैलाव करने में या दूसरे नए क्षेत्रों में पहुंचने में, स्थापित होने में मदद मिलता है। बीजों में भ्रूणपोष या स्वयं भ्रूण में पर्याप्त पोषण सामग्री आरक्षित होती है जो बीज के अंकुरण के समय पोषण प्रदान करता है। हम भी बहुत सारे बीजों का सेवन जो है वो भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। जितने भी ग्रेन्स हैं उसको अनाज के रूप में हम इसीलिए करते हैं कि उसका जो पोषक तत्व है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, तो पौधे के लिए तो फ़ायदेमंद होगा ही। और साथ ही साथ बहुत सारे
ड्राई फ्रूट्स में हम बीजों का उपयोग करते हैं, बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये सब जो है यानी बीज जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर रहता है, जो न केवल पादपों के लिए भोज्य पदार्थों का भंडार है, बल्कि पूरे जीव जगत को भी ये भोजन प्रदान करते हैं। बहुत सारे बीजों में तेल पाया जाता है जिसका उपयोग हम करते हैं, और बहुत सारे बीज जो है वो मेडिसिनल यूज़ के लिए होते हैं। बीज में बीज पत्र संरक्षित रहता है, जो बीज के अंकुरन के समय हरा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करके पौधों के लिए भोजन प्रदान करने का भी काम करता है। जब तक पत्ती की संरचना नहीं बन जाती, पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, तब तक बीज पत्र के द्वारा ही बहुत सारे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है। और बहुत सारे पौधों में तो ये बीज पत्र अंत तक बने रहते हैं, और बाकी पौधों में जब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगती है तो ये बीज पत्र जो है वो झड़ जाते हैं। हमारी संपूर्ण कृषि बीज पर ही आधारित है। बीजों का निर्जलीकरण और प्रसुप्ति बीजों के भंडारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ पौधों में बीज की अंकुरन क्षमता कुछ समय तक रहती है, और कुछ पौधों में बीज जो है वो सैकड़ों साल तक भी सुरक्षित रखा जा सकता है, प्रसुप्ति अवस्था में रखा जा सकता है, और इसके बाद इससे अंकुरन करवाया जा सकता है। जैसे ल्यूपिनस आर्कटिकस का बीज जो आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है, यह बीज 10,000 वर्ष बाद भी अंकुरित होकर पुष्पित हुआ। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण फेयोनिक्स डेक्टिलीफेरा का है। इसके बीज में 2000 वर्ष बाद भी जीवन क्षमता पाई गई है। ये मृत सागर के पास स्थित किंग हेराल्ड के महल के पुरातात्विक खुदाई के दौरान पाए गए। तो ये तो हुई बीज के बाद। अब हम बात करते हैं फल की। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाते हैं, अंडाशय जो होता है, याद रखना, स्त्री केसर का अंडाशय एक फल के रूप में विकसित हो जाता है। एक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। हम जानते हैं कई मैक्सिमम फलों में तो एक से अधिक बीजांड होते हैं। जैसे आम वगैरह है तो इसमें एक बीजांड होता है, सेब है, मटर है, सेम है, इसमें कई बीजांड होते हैं। तो एक अंडाशय में एक या एक से अधिक बीजांड होते हैं। सूर्यमुखी फल के पौधों में एक अंडाशय में केवल एक बीजांड होता है। सूर्यमुखी का जो प्रत्येक पंखुड़ी होता है, वो प्रत्येक पंखुड़ी एक फूल है, एक फ्लावर है, और उसका जो बीज नीचे का बीज होता है वो एक बीजांड है। जबकि आलू फूल के अंडाशय में अनेक बीजांड होते हैं। अंडाशय की दीवार से फल भित्ति बनती है। अंडाशय का जो बाहर का दीवार होता है वो बाद में क्या बना देता है? फल भित्ति बना देता है। फल भित्ति मोटी भी होती है और पतली भी होती है। मोटी फल भित्ति में जैसे आम का हम ले सकते हैं, या और भी दूसरा उदाहरण है। जब ये मोटी होती है तो ये 3 भागों से मिलकर होता है। बाह्य फल भित्ति यानी एपिकार्प, ये फल का छिलका बनाती है, और मध्य फल भित्ति मीजोकार्प, ये फल का मध्य भाग बनाता है। जैसे सिंपल अगर हम केला का उदाहरण लें तो केला का जो छिलका का बाह्य तरफ होता है वो बाह्य भित्ति हो गया, एपिकार्प। छिलका के अंदर का बीज का जो भाग होता है वो उसका गूदा हो गया, है ना, मीजोकार्प, ये फल का मध्य भाग। आम, आड़ू, खजूर में भी ये गूदेदार होता है। और अंतः फल भित्ति एंडोकार्प, ये फल का भीतरी भाग है। ये प्रायः पतला और छिल्लीदार होता है। जैसे कि नारंगी, संतरा, नींबू वगैरह का भी छिलका ले सकते हैं हम, केला का भी उदाहरण बताए थे, है ना। और जो सफ़ेद वाला भाग होता है वो उसका बीजांड होता है। और जैसे कठोर और कड़े हो सकते हैं, जैसे आम, ताड़ में। बहुत से फलों में फल भित्ति 3 भागों में चिन्हित नहीं भी होता है। इसको हम 3 भाग में अलग से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जब फूल का केवल अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होता है, तब इस प्रकार के फल को यथार्थ या वास्तविक या सत्य फल कहा जाता है। याद रखना, जब अंडाशय से फल का निर्माण होता है तब इस प्रकार के फल को सत्य फल या यथार्थ फल या वास्तविक फल कहते हैं। जैसे अभी हमने पढ़े आम, है ना, आड़ू, खजूर, नारंगी इत्यादि। लेकिन कुछ पौधे जैसे सेब, काजू, अखरोट, स्ट्रॉबेरी, इसमें फल की संरचना पुष्पासन या बाह्य दलपुंज की महत्वपूर्ण भागीदारी से बनता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं
ये जो फल बाहर फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंतः फल भित्ति, ये अंडाशय से नहीं बना है बल्कि पुष्पासन से बना है। पुष्प का जो फूला हुआ भाग होता है ना, उससे। तो इस प्रकार का जो फल होता है इसे असत्य फल या झूठा फल, फॉल्स फल कहा जाता है, या मिथ्या फल, आभासी फल कहा जाता है। सेब में पुष्पासन अंडाशय के चारों ओर बढ़ जाता है और गूदेदार हो जाता है। और स्ट्रॉबेरी में पुष्पासन जो है वो सूख जाता है और इसका जो बाहरी उत्तल पर होता है छोटे छोटे फल लगे होते हैं। काजू में पुष्पावली वृंत और पुष्पासन बढ़कर गूदेदार हो जाता है। कुछ फल जैसे सूर्यमुखी में एक ही बीज होता है, कुछ फलों में हजारों की संख्या में बीज होते हैं, जैसे आर्किड्स में। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल जो है वो निषेचन का ही परिणाम होता है, परंतु कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिनमें बिना निषेचन के फल विकसित हो जाता है, जिसको अनिषेक जनित फल कहते हैं। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे केला, ये अनिषेक जनित फल है। अनिषेक फलन को जो वृद्धि हार्मोन है उसके प्रयोग से भी प्रेरित किया जा सकता है और कृत्रिम रूप से अनिषेक जनित फल प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रकार का जो फल तैयार करते हैं कृत्रिम रूप से या अनिषेक जनन से जो फल बनता है उसमें बीज नहीं होता है, वो जो है वो बीज रहित होता है। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर समाप्त हो गया। कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो टिल देन बाय।